वन वेरी वेरी गुड इवनिंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? एक समान और क्रमानुसार, एक समान और अव्यवस्थित, व्यक्तिगत व क्रमानुसार या व्यक्तिगत व अव्यवस्थित? बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सभी को गुड इवनिंग। आज आपको 20+ स्कोर करना है। चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग सभी को। तो यहां पे बच्चों के विकास की प्रक्रिया जो होती है वो व्यक्तिगत व क्रमानुसार होती है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीटेड एग्जाम को अगर आपको पास करना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि विकास की प्रकृति गतिशील है, विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है, या विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, या विकास स्थिर और नियत है? बताइए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या विकास स्थिर होता है? नहीं। केवल दिखा काट दो, केवल दिखा काट दो। तो यहां पे विकास की प्रकृति गतिशील है, हमेशा विकास होता रहता है। वृद्धि एक समय में रुक जाती है बट विकास हमेशा होता रहता है, ठीक है, निरंतर। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे तीसरे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर हैं, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत के कारण है? विकास का शीर्षगामी सिद्धांत, या विकास का समीप दूरभिमुख सिद्धांत, या व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, या एक रूपता का सिद्धांत? तीसरे का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। दोनों लेवल के लिए है ये क्लास। बताइए सभी लोग तीसरे का राइट आंसर क्या होगा। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी लोग जवाब दीजिए भाई। तो यहां पे जितने भी लोग व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही होगा, तीसरा वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। चौथे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे कथन और तर्क वाले यहां पे प्रश्न आ गए हैं कि बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तर्क आर है, पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे दोनों आपके गलत हैं। अगर आप चौथा ऑप्शन सिलेक्ट किए थे आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जितने भी प्रश्न आपके सही हुआ करें कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताया करें। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, या एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, या एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, या एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया है? बताइए बच्चों का सामाजिकरण क्या है? बताइए। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग सभी को। तो बच्चों का समाजीकरण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं? बताइए सब लोग। संवेदी, चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? तो औपचारिक संक्रियात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहां पे आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, SPMA करके, ठीक है ना। तो ए से आपका औपचारिक संक्रियात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो बच्चे इस अवस्था में आ जाते हैं तो अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन यहां पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। 7वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिन पियाजे के सिद्धांत में डैश जब बच्चा नए अनुभव के साथ मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है वह जो है प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन, संगठन, अभिसंज्ञान, या पाड़? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे समायोजन करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई। 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रिता के क्या मायने हैं?
किसी स्थिति के एक से ज्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता, या सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, या मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, या दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। बताइए, जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रिता के क्या मायने हैं? और वीडियो की लाइक की संख्या भाई बहुत ही कम है, फटाफट आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। और दोपहर वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें कि 15 दिन आपको कैसे क्या पढ़ना है और किन चीजों से दूर रहना है, उस वीडियो को जाके देख लेना। चलिए बताइए, जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रिता के क्या मायने हैं? तो दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपने दृष्टि से जो है देखने की प्रवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। लेवाइगोस्की के अनुसार डैश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है? अनुबंधन का, या पुनर्बलन का, या सांस्कृतिक प्रवेश का, या स्कीमा का? बताइए 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब दीजिए, 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे सांस्कृतिक प्रवेश होगा। लेवाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक प्रवेश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी? शास्वर पाठ व रटने को, सहयोगात्मक सीखने को, इनाम व सजा के उपयोग को, या प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को? 10 का जवाब दीजिए सब लोग, सभी लोग जवाब दीजिए। 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सहयोगात्मक सीखने को। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? 6 चरण, 7 चरण, 5 चरण, या 4 चरण? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताएंगे लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? तो टोटल 6 चरण प्रतिपादित किए हैं। ऑप्शन यहां पे आपका जो है पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए? यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास? बताएंगे सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे कानून और व्यवस्था अभिविन्यास होगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे, यहां पे 13 का। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि होती है? बताइए, स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, या अंतर्वैयक्तिक बौद्धिकता? बताइए, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, छपने वाले प्रश्न है एग्जाम में। बताइए, तो यहां पे शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगी ये? जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका में लचीलापन, या जेंडर समता? बताइए सब लोग, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगी ये? तो ये बढ़ावा देगी जेंडर रूढ़िबद्धता को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष सीटेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे सही है? मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है, या आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना है, या मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, या मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्व मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए? बताइए सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे सही है? तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया
जाना चाहिए। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता? विभेदित निर्देश, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, पृथक्करण और नामीकरण, सहयोगपूर्ण सीखना। बताइए 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्पीड थोड़ा आप लोग बढ़ाएंगे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? यहां पे ये पृथक्करण और नामीकरण, भाई पृथक्करण आपको नहीं करना है, अलग नहीं करना है, बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी है, चाहे वो बच्चा किस प्रकार का भी हो। ठीक है ना, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए, केवल प्रभावशाली समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या केवल वंचित समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या अपने स्वयं के अनुभव साझा करके सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बताइए भाई सभी लोग करेक्ट आंसर क्या होगा? 17 का जवाब दीजिए सभी लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट जवाब दीजिए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल दिखा काट दो, केवल दिखा काट दो, हतोत्साहित दिखा काट दो। बचा कौन सा? चौथा, प्रोत्साहित पॉजिटिव वर्ड है, चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न यहां पे 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हो। कौन कौन से प्रावधान? पहिया, कुर्सी या वाकर, या हैंड रेल के साथ रैंप, या उभरा हुआ टाइल, या ब्रेल प्रणाली। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भाई, फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हो। जो बच्चे विकलांग होते हैं, क्या उनको ब्रेल प्रणाली की आवश्यकता होगी? नहीं भाई, पांचवा गलत हो गया, ये गलत हो गया है ना। अब बताइए आप लोग इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या व्हील चेयर की आवश्यकता होती है जो विकलांग रहते हैं? बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पे। वाकर की बिल्कुल सही है, हैंड रेल के साथ रैंप ये भी सही है। देखिए उभरा हुआ टाइल की भी आवश्यकता होती है, ताकि जब उनकी व्हील चेयर चले ताकि फिसले ना, है ना, तो ये भी होता है। बट यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं? पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तने में गलती करते हैं, या 2 फीट की दूरी के परे चीजें नहीं देख सकते हैं, या एक ही गति क्रिया को बार बार करते हैं, या 70 डेसिबल की आवाज नहीं सुन सकते। बताइए 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब आना चाहिए सभी का। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं? तो यहां पे 2 फीट की दूरी के परे चीजें नहीं देख सकते। ऑप्शन यहां पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताइए। प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियमित कार्य दिए जाने चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है, या प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये वाला, कि प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, या पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से। बताइए फटाफट 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग सभी को। फटाफट, आज लाइक की संख्या होनी चाहिए ठीक ठाक मात्रा में। फटाफट लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। हमेशा टीचिंग एग्जाम की जो भी अपडेट आएगी मिलती रहेगी हमेशा अपडेट।
तो यहां पे पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से होगा, चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे कथन और यहां पे तर्क वाला यहां पे प्रश्न है। कथन ए है, समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती है। तर्क आर है, अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है ना कि सामाजिक। बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग सभी को। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे दोनों गलत हो जाएंगे आपके दोनों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। महारत उन्मुख, प्रदर्शन उन्मुख, विफलता को स्वीकारने वाले, असफलता से बचने वाले। बताइए 23 का बताइए जवाब, करेक्ट आंसर क्या होगा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहां पे महारत उन्मुख होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 24, एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। मुझ में जन्मजात कोई क्षमताएं मौजूद नहीं है। शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न पत्र बनाते हैं। अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। भूगोल शास्त्र में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए और मेरे प्रयास करने पर भी इसमें अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे। बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या होगा 24 का। तो यहां पे अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संरचनावाद का सिद्धांत सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। यह जानकारी के स्मरण व उसके प्रत्युस्मरण की परीक्षा पर जोर देता है। शिक्षिका की प्रभुत्व भूमिका पर जोर देता है। यह निष्क्रिय अनुकरण की अधिगम्य भूमिका पर जोर देता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। संरचनावाद का सिद्धांत यहां पे बताना है। तो संरचनावाद का सिद्धांत सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं। जो उनके लिए अप्रासंगिक है, जो वह पहले से समझते हैं, जो उनके लिए अज्ञात है, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हैं। बताइए जो वह पहले से समझते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। संज्ञान व संवेगों के बारे में कौन सा कथन यहां पे सही है। संज्ञान व संवेग की प्रक्रिया एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं। वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान संवेग पर प्रभाव डालता है, परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या संवेग संज्ञान पर प्रभाव डालते हैं, परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो संज्ञान व संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है, ये वाला, कि संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे किन शैक्षिक प्रणालियों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। अन्वेषण और प्रयोग, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास, चर्चा और बहस, या निष्क्रिय सुनने के कौशल। ये निष्क्रिय सुनने के कौशल। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेगेटिव क्वेश्चन था तो नेगेटिव जो दिखा काट दो तुरंत। अगला प्रश्न यहां पे 29 का जवाब देंगे। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है। उन्हें अनदेखा करना चाहिए, उन्हें निष्क्रिय रखने के लिए जो है बहुत सारी विषय वस्तु देनी चाहिए, या विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए, या भ्रांति के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा को जो है मौके मुहैया करवाने चाहिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। अनदेखा गलत, निष्क्रिय काट दो, सजा नहीं देना है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, कथन तर्क वाला यहां पे प्रश्न है, जवाब देंगे सब लोग। स्कूलों को
माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। तर्क आर है, समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न ये, ठीक है। तो कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी अपडेट आए क्लासेस आए नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।